अस्सलामुअलैकुम। रिवाइज्ड जे.एंड.के बजट मैनुअल को आगे बढ़ाते हुए आज हम चैप्टर 8 यानी बजट एस्टिमेट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ न्यू सर्विसेज कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 5 कवर किया था एंड एज पर द रिवाइज्ड सिलेबस नोटिफाइड इन 4/2021 चैप्टर 6 और 7 हमें नहीं पढ़ने बिकॉज वो दोनों चैप्टर्स सिलेबस में नहीं है। सो एज द नेम सजेस्ट आज हमें न्यू सर्विसेज के बारे में पढ़ना है कि न्यू सर्विस क्या होती है और किस तरीके से न्यू सर्विस के लिए हम बजट की प्रोजेक्शन करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं कि न्यू सर्विस क्या है। एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में हमें जो जो खर्चा करना होता है वो ऑलरेडी उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के बजट में इंक्लूडेड होता है बाज़ाब्ता अप्रूवल के साथ। तो दैट मीन्स अगर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में मुझे 10 खर्चे करने हैं तो वो ऑलरेडी 2022-23 के बजट में इंक्लूडेड है विद ड्यू अप्रूवल ऑफ लेजिस्लेचर। ठीक है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि फाइनेंशियल ईयर चल रहा होता है और गवर्नमेंट जो है वो अचानक से एक नई पॉलिसी या नया आइटम या नई फैसिलिटी इंट्रोड्यूस कर देता है जो कि हमारे बजट में ऑब्वियसली नहीं होती है बिकॉज ये ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर नोटिफाई हो जाती है। ठीक है, तो ये जो नई पॉलिसी गवर्नमेंट ने नोटिफाई की या नई फैसिलिटी इंट्रोड्यूस की या कोई नया आइटम जो है वो अडॉप्ट किया साल के बीचों बीच जो कि हमारे बजट में इंक्लूडेड नहीं था, इसे हम न्यू सर्विस कहते हैं। समझ आई बात? साथ ही साथ अब अगर एक आइटम ऑलरेडी बजट में है लेकिन साल के चलते हुए क्या होता है, इसके जो खर्चे हैं वो इसके लिमिट से काफी ज्यादा जा रहे हैं, यानी कि जितना एक आइटम के अंडर हमने टारगेट रखा था उस टारगेट से काफी ज्यादा खर्चा हो रहा है। तो वो जो एडिशनल खर्चा हो रहा है इस आइटम पे, उस एडिशनल खर्चे को भी हम न्यू सर्विस कहते हैं। समझ आई बात? तो दिस मीन्स न्यू सर्विस में दो चीजें आई। एक तो वो पॉलिसी, वो फैसिलिटी, वो आइटम जो बजट में टोटली नहीं है। ठीक, दूसरा वो जो बजट में है लेकिन उसका एक्सपेंडिचर जो फिक्स्ड लिमिट थी उससे काफी ज्यादा हो रहा है। समझ आई बात? यानी दो चीजें हैं जिन्हें हम न्यू सर्विस का नाम दे सकते हैं। एक तो ऐसी पॉलिसीज या स्कीम्स या फैसिलिटीज या आइटम्स जो टोटली बजट में नहीं है एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के, लेकिन अचानक से इंट्रोड्यूस की गई और उस चीज को कवर अप करने के लिए हमें एडिशनल एक्सपेंडिचर चाहिए अब। ठीक है, दूसरा एक आइटम, एक स्कीम ऑलरेडी बजट में है, ऑलरेडी इन वोग है, लेकिन इसमें काफी ज्यादा एडिशनल खर्चा आ रहा है तो उस एडिशनल खर्चे को हम न्यू स्कीम का नाम देते हैं। ठीक है, अब दोनों तरीकों में यानी दोनों चीजों पे जो हमें खर्चा आ रहा है, ऑब्वियसली एक न्यू स्कीम को कवर करने के लिए, एक न्यू सर्विस को कवर करने के लिए, एक न्यू पॉलिसी को कवर करने के लिए हमें एक्सपेंडिचर की जरूरत है, या अगर ऑलरेडी हमारे पास आइटम है उसका जो एडिशनल खर्चा आ रहा है उसको कवर करने के लिए हमें एक्सपेंडिचर की जरूरत है। तो ये जो एक्सपेंडिचर हमें चाहिए यानी कि जो बजट हमें चाहिए उसका एक हम प्रॉपर स्टेटमेंट बनाते हैं जिसपे हम उस न्यू सर्विस के लिए बजट मांगते हैं। इस स्टेटमेंट का नाम न्यू शेड्यूल ऑफ एक्सपेंडिचर है, जिसे हम कभी कभार सप्लीमेंट्री शेड्यूल ऑफ एक्सपेंडिचर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे इस न्यू शेड्यूल ऑफ एक्सपेंडिचर में हम दो चीजों को न्यू सर्विस के तौर पे प्रेजेंट कर सकते हैं, या तो ऐसे एक्सपेंडिचर को जो एक नई पॉलिसी, एक नई फैसिलिटी का हो, या एक एग्जिस्टिंग फैसिलिटी का हो जिसमें एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हो रहा है। समझ आई बात? सो
एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर होना एक एग्जिस्टिंग आइटम पे उस आइटम को न्यू सर्विस होने से नहीं रोकती। समझ आई बात? यानी आइटम ऑलरेडी बजट में है, अब एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको न्यू नहीं बोलेंगे, हम उसको न्यू में बोल सकते हैं अनलेस एंड अनटिल वो एक्सपेंडिचर जो है काफी सब्सटेंशियल हो, यानी काफी ज्यादा होना चाहिए। थोड़ा सा एक्सपेंडिचर हो तो वो न्यू सर्विस नहीं कहलाएगा। अनलेस एंड अनटिल उस एग्जिस्टिंग फैसिलिटी पे काफी ज्यादा इंक्रीमेंट आपको लग रही है, तब जाके वो एक्स्ट्रा चीज जो है न्यू सर्विस कहलाता है। देखो, अगर ऑलरेडी बजट में है तो ठीक, अब अगर बजट में नहीं है, ये हमें नई चीज है, तो ऑब्वियसली न्यू कहलाएगी। लेकिन अब अगर ये बजट में नहीं है, ये एक्स्ट्रा हो रहा है, लेकिन अगर वो एक्स्ट्रा भी काफी सब्सटेंशियल है, यानी काफी ज्यादा है, तब जाके उस एक्स्ट्रा पोर्शन को भी हम न्यू कहेंगे। ठीक है, तो इसका ऑलरेडी बजट में होना इस एक्स्ट्रा पोर्शन को न्यू में कवर करने से नहीं रोकता है। समझ आई बात? नाउ कुछ गाइडिंग फैक्टर्स जिससे हमें पता चले कि अब ये सर्विस न्यू है या ये आइटम या ये एक्सपेंडिचर न्यू सर्विस में आता है या नहीं, या हम ऐसे कहेंगे कि न्यू सर्विस की क्या क्या एग्जाम्पल्स है। नंबर 1, सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द एग्जिस्टिंग स्टाफ ऑफ ए स्कीम, यानी क्रिएशन। अगर क्रिएशन होती है पोस्ट्स की तो ऑब्वियसली वो न्यू सर्विस है। ठीक है, अब अगर एग्जिस्टिंग स्कीम की स्टाफ जो है उसमें काफी ज्यादा इंक्रीमेंट आ रही है, तो वो जो इंक्रीमेंट है, यानी वो जो ओवर एंड एबो उसका जो अपना सैंक्शन स्टाफ था उससे ओवर एंड एबो जो अब ये नया स्टाफ आ रहा है, इनका एक्सपेंडिचर कवर करने के लिए जो हम सर्विस कहेंगे उस एक्सपेंडिचर को, वो भी न्यू सर्विस ही आएगी। ठीक है, पे एनॉमली, पे रिविजन्स, यानी जब हमारी पे स्केल्स या पे लेवल्स रिवाइज होती है और उस रिवाइज होने की वजह से जो एरियर्स हमें जो है एक्यूमुलेट होते हैं, या जो गवर्नमेंट को एरियर्स पे करने पड़ते हैं, या जो एक्स्ट्रा उसको ओवर एंड अबो अब सैलरी या वेजेस पे करने पड़ते हैं, तो वो भी काफी सब्सटेंशियल होते हैं, तो उसे भी हम न्यू सर्विस कहेंगे। ठीक है, अगर टेम्परेरी पोस्ट्स को परमानेंट पोस्ट्स में कन्वर्ट कर दिया गया तो उन पे जो रेकरिंग एक्सपेंडिचर आएगा उसे भी हम न्यू सर्विस में कवर करेंगे, जिसे हम कहेंगे रेगुलराइजेशन। ठीक है, रिवाइवल ऑफ पोस्ट्स। देखिए, कभी कभार क्या होता है, कुछ पोस्ट्स को असेंबली या हम कहेंगे गवर्नमेंट उन्हें क्या करती है, उन्हें वो खत्म कर देती है, एबॉलिश कर देती है। अब वो पोस्ट्स एबॉलिश हो गए, फिर अचानक से 3 साल 4 साल 10 साल बाद या 6 मंथ बाद या 1 साल बाद ही ये जरूरत फील होती है कि नहीं जी, इन पोस्ट्स को वापस हम जो है रिवाइव करें, क्योंकि इन पोस्ट्स पे हमें काम करने वाले बंदों की जरूरत है। तो वो पोस्ट्स जो वापस रिवाइव हुए उनके लिए तो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर चाहिए, तो वो भी न्यू सर्विस में आता है। अगर रिफंड्स करने होंगे अंडर सम पॉलिसी ड्यू टू चेंजेस इन दैट पॉलिसी, वो भी जो है किस में आएगा, न्यू सर्विस में। परचेज ऑफ न्यू मशीनरी, प्लांट और अदर स्टॉक ऑन नॉन रेकरिंग बेसिस, जिस पे लार्ज स्केल एक्सपेंडिचर हो, यानी अगर आपको मशीनरी या प्लांट या कोई स्टॉक जो है खरीदना है, ऑब्वियसली वो नॉन रेकरिंग होगा, एक ही बार होगा, हर महीने या हर हफ्ते तो नहीं खरीदेंगे, नॉन रेकरिंग बेसिस पे होगा, तो उस पे जो एक्सपेंडिचर इनकर होगा वो भी आएगा क्या, हमारा न्यू सर्विस में। Substantial increase in the grants and aid given to various organizations including NGOs, अगर गवर्नमेंट की तरफ से जो ग्रांट इन एड यानी कि जो पैसा या जो फंड्स एनजीओस को दिए जाते हैं उसमें भी अगर इंक्रीज सब्सटेंशियल लेवल पे हो रहा है, ठीक है, तो उसे भी, उस इंक्रीज को भी हम क्या कहेंगे, न्यू सर्विस। यानी सपोज अगर एक एनजीओ को 1 साल में 1 लाख मिल रहा है, अब गवर्नमेंट ने बोला नहीं जी पर साल इसको 5 लाख दे दो, ठीक है, तो ये सब्सटेंशियल इंक्रीज हुआ इस ग्रांट इन एड में। अब खाली एक एनजीओ तो नहीं है ना, एनजीओ हजारों है, तो ऑब्वियसली ये काफी ज्यादा अमाउंट बनेगा, तो उस अमाउंट को भी हम
किसमें कवर करेंगे? न्यूज सर्विस में। ठीक है। नाउ कुछ एक्सेप्शंस जहां पे हमें लगता तो है कि ये न्यूज सर्विस है लेकिन वो न्यूज सर्विस नहीं है। पहला, अगर कुछ पोस्ट्स बनाए जाएं और उन पोस्ट्स पे खर्चा जो है वो स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा नहीं हो रहा है तो वो न्यूज सर्विस नहीं कहलाएंगे। यानी अगर एक स्कीम में कुछ बजट दिया गया है, अब उस स्कीम पे जो है कुछ पोस्ट्स क्रिएट किए गए लेकिन वो स्कीम के अंडर जो लिमिट है बजट की वो उसी से कवर हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली उन पोस्ट्स की क्रिएशन जो है न्यूज सर्विस में नहीं आएगी। अगर दूसरा, टेम्परेरी एडिशंस एक कैडर में होती है फॉर फ्यू मंथ्स, वो भी जो है न्यूज सर्विस में नहीं आएंगी। यानी टेम्परेरी क्रिएशन हुई 4 मंथ्स के लिए, 5 मंथ्स के लिए एक कैडर में, तो वो भी क्या होती है? वो न्यूज सर्विस नहीं आती है। ठीक है। क्रिएशन ऑफ और फ्यू सुपरन्यूमररी पोस्ट। सुपरन्यूमररी पोस्ट हमें पता है ओवर एंड अबव द स्ट्रेंथ। हम अगर कभी कभार कोई पोस्ट क्रिएट करते हैं फॉर सम टाइम, ठीक है, तो वो सुपरन्यूमररी पोस्ट, फ्यू सुपरन्यूमररी पोस्ट अगर क्रिएट हुए या 1 या 2, तो उनकी क्रिएशन भी न्यूज सर्विस नहीं आती है। कंटिन्यूएंस ऑफ टेम्परेरी पोस्ट्स वंस अप्रूव्ड बाय द लेजिस्लेचर फॉर अ स्टेटेड पीरियड। अभी हमने देखा ऊपर कि टेम्परेरी एडिशंस अगर कभी होती है किसी कैडर में, ठीक है, या टेम्परेरी पोस्ट्स अगर एक बार कोई टेम्परेरी पोस्ट बना या 10 या 20 पोस्ट्स बने जो टेम्परेरी है यानी कि फॉर फ्यू मंथ्स वो बने, अगर उन्हीं पोस्ट्स को और फ्यू मंथ्स के लिए बाय द अप्रूवल ऑफ लेजिस्लेचर कंटिन्यू किया गया तो वो कंटिन्यूशन भी एक्सेप्शन है, वो न्यूज सर्विस नहीं आएगी। ठीक है। रिप्लेसमेंट ऑफ वन सर्विस विद अनदर विच डज नॉट इन्वॉल्व एडिशनल कॉस्ट ऑन गवर्नमेंट एक्सचेकर, यानी एक सर्विस को रिप्लेस किया दूसरे सर्विस से। इसका मतलब ये है कि सपोज आपका डिपार्टमेंट है, वहां पे क्या हो रहा है, 2 सीनियर असिस्टेंट पोस्ट को टोटली एबॉलिश किया जा रहा है और उसके बदले आपको एक एसओ पोस्ट दिया जा रहा है। ठीक है, एक एसओ पोस्ट क्रिएट किया जा रहा है, तो एक्स्ट्रा कोई कॉस्ट नहीं, एक्स्ट्रा कोई बर्डन नहीं गवर्नमेंट पे। ठीक है, दैट मीन्स रिप्लेसमेंट ऑफ वन पोस्ट विद अनदर पोस्ट, या कोई टेक्निकल पोस्ट एबॉलिश करके आपको कोई और पोस्ट दिया गया, कोई एग्जीक्यूटिव पोस्ट एबॉलिश करके उसके बदले कोई और पोस्ट दिया गया, और हमने देखा ओवरऑल कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन इस एबॉलिशन और क्रिएशन में इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो उस टाइम पे भी उस क्रिएशन को हम न्यूज सर्विस में इंक्लूड नहीं करेंगे। समझ आई बात? यानी कि 10 पोस्ट उसको एबॉलिश किया जा रहा है, उसके बदले 5 पोस्ट, 6 पोस्ट या 10 पोस्ट क्रिएट हो रहे हैं। तो जैसे जब हमें पता है कि जब हमें क्रिएशन करनी होती है, जब क्रिएशन होती है पोस्ट्स की, तो गवर्नमेंट जो है फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस पहले देखता है, यानी कि कितना एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा आएगा अगर हम क्रिएशन करेंगे। लेकिन अब यही क्रिएशन हो रही है, लेकिन इसके बरक्स, इसके अपोजिट इतने सारे पोस्ट कुछ क्या हो रहे हैं, टोटली एबॉलिश हो रहे हैं, तो उन पोस्ट्स का खर्चा जो है जितना होगा वो एग्जैक्टली इन क्रिएटेड पोस्ट्स के बराबर है। ऐसे मैं बताऊंगी, जो क्रिएटेड पोस्ट पे सपोज अगर एक्सपेंडिचर 1 लाख का आ रहा है, तो ऑलरेडी इसके बरक्स, इसके अगेंस्ट जो आप 10 पोस्ट उसको एबॉलिश कर रहे हो उन पे भी उतना ही खर्चा होता था। तो ओवरऑल कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आया, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस नहीं आई, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं आया गवर्नमेंट एक्सचेकर पे। तो ये जो क्रिएशन हुई इन ल्यू ऑफ डिमोलिशन, इन ल्यू ऑफ एबॉलिशन, कोई भी खर्चा नहीं हुआ इसमें इनकर, तो यहाँ पे ये जो क्रिएशन है इसको भी हम क्या कहेंगे, न्यूज सर्विस में ये नहीं आएगी। समझ आई बात? यानी एक पोस्ट को एबॉलिश करके उसके बदले दूसरा पोस्ट क्रिएट किया और ओवरऑल इसमें कोई एक्स्ट्रा खर्चा गवर्नमेंट का नहीं आता है, तो इस क्रिएटेड पोस्ट को हम न्यूज सर्विस नहीं कहेंगे। ये कुछ एक्सेप्शंस थी न्यूज सर्विस की। ठीक है। नाउ जब हम न्यूज स्टेटमेंट या न्यूज शेड्यूल ऑफ एक्सपेंडिचर बना रहे हो एक न्यूज सर्विस का, उसमें हमें क्या क्या देना पड़ता है, फुल डिटेल्स देनी पड़ती है कॉस्ट के रिगार्डिंग, ये देखना पड़ता है, ये लिखना पड़ता है कि ये कॉस्ट रेकरिंग है या नॉन रेकरिंग है,
और ये भी बताना पड़ता है अगर रेकरिंग है तो इस बजट ईयर में और आने वाले ईयर में कितना इसमें जो है खर्चा आएगा। अगर नॉन रेकरिंग है तो दिखाना है कि इस बजट ईयर में कितना खर्चा आएगा, बिकॉज नॉन रेकरिंग तो फिर नेक्स्ट ईयर्स में नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हमें उसमें ये दिखाना है कि अगर ये प्रोजेक्ट है, स्कीम है, ये कब से स्टार्ट हो रही है और उसकी कंप्लीशन कब होगी। इन केस कंस्ट्रक्शन है या एसेट बिल्डिंग है तो बजट किस तरीके से दिखाना है कि पहले आपको जो है ये देखना है कि क्या क्या कंडीशंस हमारी इफेक्ट करती है इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन पे, इस एसेट डेवलपमेंट पे। सपोज अगर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, कोई गवर्नमेंट कोई बिल्डिंग बना रही है तो हमें देखना है वेदर का हिसाब किताब, हमें देखना है लेबर की अवेलेबिलिटी। ठीक है, उस हिसाब से यानी काफ़ी सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रख के जो है आपको अपना एक्सपेंडिचर प्लॉट करना है इस न्यू स्कीम के लिए, इस न्यू सर्विस के लिए। समझ आई बात? तो ये चीजें जो है न्यू स्टेटमेंट में इंक्लूड होती है। कॉस्ट होता है, नेचर होता है, यानी रेकरिंग है, नॉन रेकरिंग है, यानी स्टार्टअप कब होगा, खत्म कब होगा। ठीक है, बाकी फैक्टर्स जो इस स्कीम पे असरअंदाज होंगे उनके बारे में इसमें लिखना है। ठीक है, तो जो बजट एस्टिमेट्स हम बनाते हैं न्यू सर्विसेज के लिए वो हम बजट फॉर्म 5 यानी फॉर्म B5 पे बनाते हैं, जो कि इस तरीके का दिखता है। ठीक है, विद दिस I'll conclude today's lecture. आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।